आज हम एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी में उतर रहे हैं जिन्हें लेखक नरेंद्र कठैत ने पहाड़ का देवदार कहा है। देवदार? हाँ, देवदार मतलब वो पेड़ जो हर मौसम में अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहता है और जिसे मैदानों का कोई लोभ लालच अपनी जड़ों से खींच नहीं पाता। बिल्कुल। और ये उपमा इसलिए और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है क्योंकि हम बात कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल की। हाँ, एक ऐसा इलाका जो अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, पर साथ ही पलायन की गंभीर समस्या के लिए भी। तो ऐसे में किसी का वहाँ देवदार की तरह डटे रहना ये सिर्फ एक व्यक्तिगत चुनाव नहीं लगता। नहीं, ये एक बहुत बड़ा बयान है, एक स्टेटमेंट है। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रूपचंद सिंह रावत की, यानी डॉक्टर RCS रावत। हमारे पास ना उन पर लिखा एक बहुत विस्तृत लेख है जो एक इंटरव्यू जैसा है और वो उनके पूरे जीवन को हमारे सामने रखता है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश सिर्फ उनकी उपलब्धियों की एक लिस्ट बनाने की नहीं है, बल्कि उस सोच को समझने की है जो एक व्यक्ति को, क्या कहते हैं, एक निर्माता, एक शिक्षक और अपनी मिट्टी का पहरेदार बनाती है। और उनकी कहानी में कई परतें हैं। मतलब एक अनाथ बच्चे का संघर्ष है, फिर एक बेस्ट LIC एजेंट बनने का सफर, एक टिन शेड को यूनिवर्सिटी कैंपस में बदलना, हाँ, और फिर एक अखबार के जरिए शहर की आवाज बनना, और रिटायरमेंट के बाद एक नई पारी की शुरुआत करना। ये सब आपस में कैसे जुड़ा है, यही खोजना दिलचस्प होगा। तो चलिए इस कहानी की जड़ों से ही शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है 1 जनवरी 1939 को, लेकिन महज 3 साल की उम्र में ही उनके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। उनके पिता द्वितीय विश्व युद्ध में सिंगापुर में शहीद हो गए। और यहाँ उनकी माँ की भूमिका असाधारण हो जाती है। लेख में उन्हें दमंग कहा गया है, और मुझे लगता है उस दौर के लिहाज से ये शब्द भी छोटा पड़ जाता है। सही कहा। एक अकेली महिला बिना किसी खास सहारे के न सिर्फ अपने बेटे को पालती हैं, बल्कि उसे पिता की कमी भी महसूस नहीं होने देती। 8वीं तक की पढ़ाई रीठा खाल में उन्हीं के साए में हुई। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। जब वो लखनऊ में MA कर रहे थे तो उनके बड़े भाई ने अचानक खर्च देना बंद कर दिया। अब सोचिए जरा, एक छात्र दूसरे शहर में बिना पैसों के, ज्यादातर लोग तो शायद यहीं पर हिम्मत हार जाते और पढ़ाई छोड़कर वापस घर लौट आते हैं ना। बिल्कुल, लेकिन यहीं हमें डॉक्टर रावत के चरित्र की पहली झलक मिलती है। उन्होंने शिकायत नहीं की, नहीं किसी के आगे हाथ फैलाए, उन्होंने रास्ता निकाला। 250 रुपए की स्कॉलरशिप और साथ में LIC के एजेंट बन गए। और सिर्फ गुजारे के लिए एजेंट नहीं बने, ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। हाँ, वो न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे अविभाजित उत्तर प्रदेश में बेस्ट एजेंट चुने गए। ये सिर्फ पैसे कमाने की मजबूरी नहीं थी। नहीं, ये एक पैटर्न की शुरुआत है। ये उनकी उस क्षमता को दिखाता है जो उनके पूरे जीवन में दिखाई देगी। लोगों को अपनी बात समझाना, उनका भरोसा जीतना। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डॉक्टर PN मसलदान के मार्गदर्शन में PhD की, और डॉक्टर मसलदान खुद अमेरिका में पढ़ा कर लौटे थे, तो जाहिर है उनके मानक बहुत ऊंचे रहे होंगे। और उनकी PhD का विषय भी देखिए, राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन। ये कोई किताबी शोध नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए 250 सवालों की एक प्रश्नावली तैयार की गई। बहुत बुनियादी सवाल थे। विधायक क्या होता है, सरकार कैसे काम करती है, आपके अधिकार क्या हैं? और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने जो किया वो आज के दौर में भी एक बहुत बड़ा काम माना जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 8 विकासखंडों के 127 गांवों का दौरा किया। 127 गांव, वो भी उस जमाने में जब न सड़कें थीं न आज जैसी सुविधाएं। इस काम में उन्हें 4.5 साल लग गए। 4.5 साल। ये उनकी एकेडमिक गंभीरता और मेहनत को दिखाता है। वो सिर्फ एक डिग्री हासिल नहीं कर रहे थे, वो जमीनी हकीकत को समझना चाह रहे थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के पिछले 25 सालों के इतिहास का पहला गोल्ड मेडल मिला। उनकी थीसिस के 2 परीक्षक विदेशी थे, एक अमेरिका से और एक ब्रिटेन से। तो एक तरफ उन्होंने अकादमिक दुनिया में अपनी धाक जमाई, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी कि क्या वो अपनी रिसर्च और ज्ञान को जमीनी हकीकत में बदल सकते थे। हाँ, और यहीं से उनके एक संस्थान निर्माता बनने का सफर शुरू होता है। सही कहा। 18 साल राजकीय इंटर कॉलेजों में पढ़ाने के बाद 1977 में वे गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी कैंपस के प्राचार्य बने। और ये जिम्मेदारी उन्होंने पूरे 22 साल निभाए, 1999 तक। 22 साल एक लंबा अरसा है। और जब वो आए तो कैंपस की हालत क्या थी? लेख के मुताबिक कक्षाएं कोटद्वार पौड़ी मार्ग पर एक टिन शेड में चलती थी। एक विश्वविद्यालय का कैंपस एक टिन शेड में? हाँ, सुनने में ये अजीब लगता है। और यही डॉक्टर रावत का विजन और उनकी प्रशासनिक क्षमता सामने आती है।
22 साल बाद जब वो रिटायर हुए तो वो टिन शेड का कैंपस कंडोलिया बुबाखाल मार्ग पर नागदेव तक फैले एक विशाल परिसर में बदल चुका था। ये बदलाव हुआ कैसे? मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है। लेख में वो इसका श्रेय अपने 3 IAS साथियों को देते हैं जो अविभाजित उत्तर प्रदेश में अच्छी जगहों पर तैनात थे। वो कहते हैं कि उन्होंने कभी प्रोजेक्ट्स में कोई कमी नहीं आने दी। हाँ, और ये उनके नेटवर्क की ताकत को दिखाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों का खेल था, या उनके प्रोजेक्ट्स में ही इतना दम था कि कोई भी अधिकारी उन्हें मना नहीं कर पाता? मेरे ख्याल से दोनों ही बातें रही होंगी। एक संस्थान सिर्फ एहसानों पर नहीं बनता, उसके पीछे एक ठोस योजना और दूरदृष्टि चाहिए होती है। शायद उनके पास विजन भी था और उस विजन को हकीकत में बदलने के लिए सही लोगों तक पहुंच भी। और ये एक दुर्लभ संयोजन है। एक टिन शेड को एक विशाल कैंपस में बदलना, वो भी पहाड़ के एक सुदूर इलाके में, ये किसी एक व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और हमें ये भी याद रखना होगा कि ये उस दौर की बात है जब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था। हाँ, मतलब लखनऊ में बैठे अधिकारियों को पौड़ी की जरूरतों के लिए मनाना आज से कहीं ज्यादा मुश्किल रहा होगा। उन्होंने ना सिर्फ इमारतें बनाई बल्कि एक अकादमिक हॉल भी तैयार किया जिसने उस क्षेत्र के हजारों युवाओं का भविष्य संवारा। उन्होंने सही मायनों में देवदार की तरह उस जमीन को सींचा। लेकिन डॉक्टर रावत की कहानी सिर्फ एक शिक्षाविद पर खत्म नहीं होती। उनके जीवन का एक और बहुत अहम अध्याय है पत्रकारिता और पौड़ी टाइम्स। हाँ, और इस अध्याय की शुरुआत भी बड़ी भावनात्मक है। पौड़ी टाइम्स के संस्थापक थे श्री सखा सत्यम, जो एक साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बिल्कुल। लेख के अनुसार अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने परिवार से अनुरोध किया कि अखबार की जिम्मेदारी डॉक्टर रावत को सौंप दी जाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर वो मना भी करें तो उनसे विनती की जाए। किसी की अंतिम इच्छा का मान रखना ये एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी थी। डॉक्टर रावत इसे टामो सके। पहले उनकी पत्नी श्रीमती सुमनलता रावत, जो खुद एक शिक्षाविद थीं, उन्होंने संपादन और प्रकाशन का काम संभाला। लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद ये पूरी जिम्मेदारी खुद डॉक्टर रावत पर आ गई और उन्होंने इसे लगभग 30 सालों तक निभाया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उस दौर में एक स्थानीय साप्ताहिक अखबार की क्या अहमियत थी। आज की तरह 24 आवर्स के न्यूज चैनल या इंटरनेट तो थे ही नहीं, यही अखबार शहर का पब्लिक स्क्वायर था, जहाँ स्थानीय मुद्दों पर बहस होती थी, प्रशासन पर सवाल उठाए जाते थे और लोगों की आवाज को जगह मिलती थी। लेख में उनके एक सहयोगी बताते हैं कि पौड़ी टाइम्स अपने कटाक्षों और संपादकीय के लिए बहुत मशहूर था। कई लोग तो सिर्फ डॉक्टर रावत का संपादकीय पढ़ने के लिए ही अखबार खरीदते थे। तो वो सिर्फ अखबार चला नहीं रहे थे, वो एक तरह से एक बौद्धिक संवाद का नेतृत्व कर रहे थे। बिल्कुल, एक यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के तौर पर वो युवाओं का भविष्य गढ़ रहे थे और एक संपादक के तौर पर वो शहर के वर्तमान को दिशा दे रहे थे। दोनों भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक थीं। 1999 में 22 साल की सेवा के बाद वो रिटायर हो गए। ज्यादातर लोग इस उम्र में आराम की जिंदगी चुनते हैं, है ना? हाँ, लेकिन डॉक्टर रावत के लिए यहाँ से एक नई पारी शुरू हुई। उन्होंने पौड़ी में हिल्स इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की। ये कदम उनके पूरे जीवन के दर्शन को सामने रखता है। पौड़ी जैसे शहर में जहां से लोग बेहतर अवसरों के लिए बाहर जाते हैं, वहां रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी जमा पूंजी और ऊर्जा लगाकर एक आधुनिक स्कूल खड़ा करना, ये पलायन की धारा के खिलाफ तैरने जैसा है। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो उनकी आज की दिनचर्या है। 84 साल की उम्र में हाँ, वो खूब कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वे 3 गुना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। सुबह 6 बजे से रात 11-12 बजे तक काम, स्कूल, एक दवा का प्रतिष्ठान और हर दिन 5 अखबार पढ़ना, जिनमें 3 अंग्रेजी के हैं। ये कैसे मुमकिन है? मुझे लगता है इसका जवाब काम शब्द की उनकी परिभाषा में छिपा है। उनके लिए काम कोई बोझ नहीं है, वो जीवन का पर्याय है। हाँ, उनकी ऊर्जा का स्रोत बाहर नहीं, उनके भीतर है। वो आज भी एक निर्माता हैं और निर्माण की प्रक्रिया ही उन्हें जीवित रखती है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है, पलायन का सवाल। हाँ, लेख में लेखक उनसे पूछते हैं कि वे पौड़ी छोड़कर कहीं और क्यों नहीं गए, यानी उन्होंने पलायन क्यों नहीं किया। और उनका जवाब बहुत सीधा, बहुत गहरा और आत्मविश्वास से भरा है। क्या कहते हैं वो कहते हैं, मैं पलायन क्यों करूं, मैं पौड़ी से संतुष्ट हूं। मैं पौड़ी से संतुष्ट हूँ। ये एक वाक्य आज के दौर में बहुत बड़ी बात है, जहां ज्यादातर लोग जहां हैं वहां से असंतुष्ट हैं। उनका मानना है कि लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता, जबकि काम करने वालों के लिए हर जगह काम है। और फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो पहली बार सुनने में चौंका सकती है। कौन सी बात? वो कहते हैं, अरे भाई, लोग तो मरने के लिए यहाँ आते हैं,
इसका क्या मतलब निकाला जाए? यहाँ मरने का मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं है। नहीं, इसका मतलब है जीवन की भागदौड़ से मुक्ति और आध्यात्मिक शांति पाना। वो उन अनगिनत लोगों की बात कर रहे हैं जो जीवन के अंतिम पड़ाव में सुकून, आस्था और शांति की तलाश में पहाड़ों का रुख करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि हमने ऐसे लोग देखे हैं जो तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और कहते हैं कि अब तो प्राण यहीं निकले तो अच्छा। तो वो एक तरह से पलायन के पूरे विमर्श को ही पलट देते हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि आप जिसे कुछ नहीं समझकर छोड़ रहे हैं वो असल में सब कुछ है जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं। बिल्कुल। शांति और सुकून। सही पकड़ा आपने। उनका दृष्टिकोण भौतिक सफलता से बहुत परे है। उनके लिए सफलता का पैमाना ये नहीं है कि आपने कितना कमाया या आप कितने बड़े शहर में रहे, बल्कि ये है कि आपने अपनी जमीन पर रहकर कितना सार्थक योगदान दिया। उनका जीवन इस बात का सबूत है कि संतुष्टि अवसरों की तलाश में बाहर भटकने से नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को सींचने और उन्हें मजबूत करने से मिलती है। तो डॉक्टर RCS रावत की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की असाधारण उपलब्धियों की कहानी नहीं है। नहीं, ये दृढ़ता, दूरदर्शिता और अपनी जड़ों के प्रति गहरे सम्मान की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि शिकायत करने की बजाय जहां आप हैं वहीं रहकर भी एक दुनिया बनाई जा सकती है। वो देवदार का पेड़ है जो सिर्फ खड़ा नहीं रहा, बल्कि उसने अपनी छांव में एक पूरा जंगल तैयार कर दिया, एक यूनिवर्सिटी, एक अखबार, एक स्कूल और हजारों प्रेरित जीवन। लेख में डॉक्टर रावत की तुलना एक देवदार के पेड़ से की गई है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में किसी जगह पर जड़ें जमाए रहने का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ शारीरिक रूप से एक जगह पर टिके रहना है, या ये एक मानसिक और भावनात्मक अवस्था है जहां आप दुनिया में कहीं भी रहें लेकिन अपनी मिट्टी के लिए योगदान देने का जज्बा हमेशा जिंदा रहता है। शायद असली पलायन अपनी जिम्मेदारियों से होता है, किसी जगह से नहीं।